डियर फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे क्लास 11th सीए फाउंडेशन एसीसीए सीए में। इन सब के अंदर जो एक कॉमन टॉपिक है जो आप अकाउंट्स की थ्योरी में सबसे पहले पढ़ते हो वो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। यानी कि हमारी अकाउंट्स के अंदर जो टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं, तो बेसिक टर्म्स बेसिक वर्ड्स का हम यूज करते हैं, उनका मीनिंग क्या है। तो लास्ट तक आप इस वीडियो में बने रहिए। हम हर एक टर्म का मीनिंग विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हम सीखेंगे कि अब लाइफ टाइम कभी भूल नहीं पाओगे कि इस टर्म का क्या मीनिंग है। और बिल्कुल डीप स्टडी करेंगे, ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ रट लिया और पास हो गए। नहीं, हमें उन हर चीज को समझना है जो हमारी अकाउंट्स में लास्ट तक हमारी हेल्प करेगी। लास्ट वीडियो में हमने अकाउंट्स की डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंट्स और यूजर्स ऑफ अकाउंट्स को डिस्कस किया था। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप आई बटन पे क्लिक करो और उस वीडियो को देखो। अकाउंटिंग टर्म्स की हम शुरुआत करेंगे। फर्स्ट जो हमारे पास अकाउंटिंग टर्म है वो है एंटिटी, एंटरप्राइज और ऑर्गेनाइजेशन। देखो, ये जो वर्ड्स है एंटिटी, एंटरप्राइज, ऑर्गेनाइजेशन, इनको हम इंटरचेंजेबली भी यूज करते हैं, एक दूसरे के लिए यूज करते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा वेरिएशन है। उस वेरिएशन में ना जाकर के हम इन सब का कलेक्टिव मीनिंग जो हम देखेंगे। कलेक्टिव मीनिंग ये है कि एन इकोनॉमिक यूनिट सेटअप टू कैरी आउट बिजनेस एक्टिविटीज। तो बिजनेस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रॉपर यूनिट होनी चाहिए। आपकी शॉप है, पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग तरह के यूनिट्स होते हैं, उनको हमें रजिस्टर्ड करना होता है। कुछ यूनिट्स होते हैं जिन्हें हम रजिस्टर्ड नहीं करना होता है। जैसे मेरा खुद का बिजनेस है, मेरी कोचिंग है, इसको रजिस्टर्ड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ये डिफरेंट लेवल पर हम इसे ले जाएंगे तो इसे रजिस्टर भी करना पड़ेगा। तो इन यूनिट्स के अंदर बिजनेस एक्टिविटीज होती है, यानी हम बिजनेस चलाते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं, या तो हम एंटिटी वर्ड यूज करते हैं उनके लिए, एंटरप्राइज वर्ड यूज करते हैं, या फिर ऑर्गेनाइजेशन वर्ड यूज करते हैं। नंबर 2 है ट्रांजेक्शन। देखो, ट्रांजेक्शन क्या होता है? अ फाइनेंशियल इवेंट इन्वॉल्विंग एक्सचेंज ऑफ वैल्यू, मनी, गुड्स, सर्विस। ट्रांजेक्शन क्या होता है? जब आपने एक बिजनेस लगा लिया, तो बिजनेस ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिकली चलेगा, आपको दूसरों के साथ डील करना पड़ेगा। बी टू बी होगा, आपने सुना होगा, बी टू बी मतलब बिजनेस और बिजनेस के बीच में ट्रांजेक्शन। बी टू सी बिजनेस और कस्टमर के बीच में ट्रांजेक्शन होते हैं। तो उसमें क्या होता है, ट्रांजेक्शन के अंदर एक्सचेंज ऑफ वैल्यू, यानी कि कुछ वैल्यू का हम एक्सचेंज कर रहे हैं, हम उन्हें कुछ दे रहे हैं, वो हमें कुछ दे रहे हैं। वो मनी हो सकता है, वो गुड्स हो सकता है, सर्विसेज हो सकती है, कि हम उनका एक्सचेंज कर रहे हैं। अच्छा, आपके एनसीईआरटी में और आपके सिलेबस में एक वर्ड यूज हुआ है, इवेंट। तो ट्रांजेक्शन को डिफाइन करने के लिए बोल रहा है फाइनेंशियल इवेंट। लेकिन अगर आप इन दोनों को डीप स्टडी जब हम करते हैं, यानी कि हम जब सीए में आ जाते हैं, सीए में या फिर एससीसीए के लेवल पे, तो ट्रांजेक्शन और इवेंट में कुछ माइनर डिफरेंस होता है। तो अगर आपको देखना है कि ट्रांजेक्शन और इवेंट में क्या माइनर डिफरेंस होता है, तो आप इस आई बटन पे क्लिक करके लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है असेट्स। असेट्स क्या होता है? असेट्स है हमारे रिसोर्सेज ओन्ड बाय बिजनेस दैट हैव इकोनॉमिक वैल्यू। देखो, असेट्स वो होते हैं जो कि बिजनेस ने ओन कर रखा है। अब बिजनेस अपने आप तो चलेगा नहीं, बिजनेस को चलाने के लिए आपके पास ऑफिस होना चाहिए, बिल्डिंग होनी चाहिए, फर्नीचर होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, मशीनरी होनी चाहिए। अगर आपका सर्विस बेस्ड बिजनेस है, फिर भी आपके पास बहुत सारी असेट्स होती हैं, आपके पास फर्नीचर होगा, आपके पास कंप्यूटर होगा। तो बिना इन चीजों के आप बिजनेस नहीं चला पाओगे। तो असेट्स का इकोनॉमिक रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज यानी जिन्हें हम यूज करके बिजनेस चलाते हैं, जो लॉन्ग टर्म तक हमारा साथ देते हैं, जैसे कि मशीनरी, बिल्डिंग, और वो उनकी इकोनॉमिक वैल्यू होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पास कोई बहुत पुरानी मशीन पड़ी जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, आप उसे अगर रद्दी में भी बेचोगे तो भी उसका कोई पैसा नहीं आने वाला है, तो उन्हें हम असेट्स कंसिडर नहीं करते। अब जैसे ये मार्कर है, तो किसी एक बिजनेस में ये हो सकता है कि मार्कर एक असेट्स नहीं है, ये सिर्फ एक एक्सपेंडिचर, एक खर्चा है, इसको हम असेट कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि इसकी कोई सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक वैल्यू जब होती है तभी हम उसे असेट कंसिडर करते हैं। तो असेट्स को ऑन कौन करता है? असेट्स को ऑन करता है जो एंटिटी है, जो हमारा बिजनेस है, जो यूनिट है। अगर वो उसे ऑन करता है तो उसे हम बिजनेस के असेट बोलेंगे। लेकिन आप ये समझो कि असेट्स हम ऑन करेंगे तभी वो हमारी असेट्स होगी। लीगल राइट्स हमारे पास होने चाहिए असेट्स के, और इनकी इकोनॉमिक वैल्यू होनी चाहिए, और लॉन्ग टर्म में ये हमारा हेल्प करेंगे कैरी आउट करने में बिजनेस को। तभी जाकर के हम उन्हें असेट्स बोलेंगे। जैसे मशीनरी, बिल्डिंग, स्टॉक, यानी जो आपका गुड्स है, प्रोडक्ट है, वो पड़ा हुआ है। फिर आ जाता है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज क्या होता है? ऑब्लिगेशंस और डेट्स ओव्ड टू अदर्स। देखो, यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है ओन, और यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है ओव। इन दोनों में डिफरेंस होता है। ओन का मतलब होता है कि जिसका राइट आपके पास है, ओ मतलब जो चीज आपके पास है लेकिन राइट किसी और के पास है, यानी कि आपको लौटाना है। यानी आपने अपने फ्रेंड से कुछ पैसे ले लिए तो वो आपको लौटाना पड़ेगा, तो वो आपके लिए एक लाइबिलिटी है।
तो ऑब्लिगेशंस, पहली बात तो ऑब्लिगेशन होना चाहिए, लौटाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने, आपके फ्रेंड ने आपको डोनेशन दिया है तो डोनेशन लौटाने का, गिफ्ट लौटाने का कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता है। तो रिटर्न करने का, डेट्स और ऑब्लिगेशन होना चाहिए उसको रिटर्न करने का। जैसे कि लोन या क्रेडिटर्स, लोन क्या होता है, क्रेडिटर्स क्या होता है, इसको हम आगे की टर्म्स में डिफाइन करेंगे। तो लाइबिलिटी का मतलब ये हो गया कि वो सारा पैसा, गुड्स या ऑब्लिगेशन जिसको आपको किसी और को लौटाना ही पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं लाइबिलिटी। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपेंसेस। देखो एक्सपेंसेस क्या होता है, कॉस्ट इनकर्ड टू जनरेट रेवेन्यू। सिंपल, अगर किसी भी बिजनेस को कैरी आउट करना है, बिजनेस को चलाना है, तो खर्चा तो होगा ही होगा। पहले आपको इनफैक्ट खर्चा करना पड़ेगा, तब जाकर के इनकम होगी। अगर आज मैं ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, फर्नीचर, ये बोर्ड, ये मार्कर अगर मैं ये परचेज नहीं करूं या ऑनलाइन वीडियो नहीं बनाऊं तो इनकम कहाँ से जनरेट होगी। तो इनकम जनरेट जनरेट करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए जो भी हम कॉस्ट इनकर्ड करते हैं, जो भी हम पैसा खर्च करते हैं, वो सब हमारे लिए एक्सपेंसेस। जैसे कि सैलरी हो गया, वेजेस हो गया, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, है ना, जैसे इंटरनेट का एक्सपेंस हो गया। तो ये सारा अपने लिए क्या होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं। इनसे होता क्या, इनसे जनरेट रेवेन्यू होता है। एक होता है जैसे आप कहीं घूमने गए और आपने कुछ खर्चा किया, तो वो बिजनेस में उसको हम एक्सपेंडिचर नहीं मान सकते हैं। क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि वो कोई पर्पस नहीं है उसका, उसका पर्पस रेवेन्यू नहीं है, बस आपने ऐसे ही खर्च कर दिया, फन एक्टिविटीज में खर्च कर दिया। तो बिजनेस के अंदर एक्सपेंसेस वो होते हैं जिनको हम खर्च करते हैं फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू। फिर इसके बाद आ जाता है रेवेन्यू, यानी कि ये जो वर्ड है रेवेन्यू, इसका क्या मतलब है, इनकम अर्न्ड फ्रॉम द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। देखो एक बिजनेस के अंदर एक नॉर्मल ऑपरेशन होता है जिसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बोलते हैं, और एक होता है जो थोड़ा उससे एक्स्ट्रा होता है जिसको हम नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बोलते हैं। यानी कि जैसे मेरा ये कोचिंग सेंटर, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ और स्टूडेंट्स की फीस आ रही है, पढ़ाने से यानी मेरे टीचिंग से कोई इनकम हो रही है, तो वो मेरे लिए क्या है, वो एक नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ बिजनेस है। लेकिन इसी के साथ मैंने कुछ और भी कर लिया, यानी इसी कोचिंग सेंटर के अंदर मैं कुछ और भी कर रहा हूँ। जैसे कि मैं कहीं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जो पैसा फीस आया है, फीस को मैंने कोई शेयर परचेज कर लिए, उसको फिक्स डिपॉजिट करवा दिया, इन्वेस्ट कर दिया। तो इन्वेस्ट करने से जो इनकम हो रही है, इंटरेस्ट आ रहा है, वो मेरे लिए एबनॉर्मल हो सकता है, या फिर उसको हम कहते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो हम रेवेन्यू के अंदर किसको कंसिडर करते हैं, रेवेन्यू के अंदर वो वाली इनकम लेनी है जो क्या है, हमारा नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, यानी कि क्या नेचर क्या आपका बिजनेस का, कोचिंग है, फर्नीचर आप सेल कर रहे हो, मशीनरी आप बना रहे हो, कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, आपका नेचर क्या है, तो उससे जो आपकी इनकम हुई उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू। और इनकम जो वर्ड है, इनकम ब्रॉड वर्ड है, इनकम के अंदर रेवेन्यू भी आ गया और दूसरी इनकम यानी नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी आ गया इसी के अंदर। फिर आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट सिंपल है, एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंसेस। देखो अब जब हम टोटल रेवेन्यू वर्ड यूज करते हैं ना, तो सिर्फ हम रेवेन्यू नहीं लेते हैं। यानी कि रेवेन्यू का मतलब तो हो गया कि आपके जो बिजनेस से इनकम हो रही है, आपका जो नेचर है बिजनेस का, उससे जो ऑपरेटिंग इनकम हो रही है वही रेवेन्यू। लेकिन जब हम टोटल रेवेन्यू वर्ड यूज कर लिया हमने, तो यहां पर आ गया इनकम, मतलब इसमें ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग हमने दोनों ले लिया। ओवर टोटल एक्सपेंडिचर, यहां पर भी हमने ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग दोनों ले लिया। यानी कि बिजनेस से रिलेटेड और बिजनेस के अंदर ही कुछ हम ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, वो नॉन ऑपरेटिंग। तो यहाँ पर भी दोनों को ले लिया, यहाँ पर भी दोनों दोनों को ले लिया। तो उसके बाद हमें अगर पता चलता है कि टोटल रेवेन्यू हमारे साल भर में, एक पीरियड में 12 महीने नॉर्मली हम लेते हैं, 12 मंथ्स में अगर टोटल रेवेन्यू ज्यादा है, टोटल एक्सपेंस है, तो ऑफकोर्स हम उसे क्या बोलेंगे, प्रॉफिट। और लॉस इसका अपोजिट हो जाएगा, जब टोटल खर्चा यानी टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए टोटल रेवेन्यू से, तो वो हम क्या बोलेंगे, लॉस बोलेंगे। अच्छा यहाँ पे एक वर्ड आया पीरियड। तो पीरियड जो होता है उसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड। नॉर्मली अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, हमारे इंडिया में यही चलता है। अदर कंट्रीज में अलग अलग चलता है। ज्यादातर आप जाओ यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका, बहुत जगह 31 दिसंबर को ही क्लोज हो जाता है, यानी वहां पे कैलेंडर पीरियड और अकाउंटिंग पीरियड सेम है। हमारे यहाँ अलग है क्योंकि हमारा जो ट्रेडिशन है वो पुराना अलग चला आ रहा है। तो हमारे लिए जो अकाउंटिंग पीरियड है वो है फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो इस पीरियड के अंदर हमें देखना है कि टोटल एक्सपेंडिचर कितने हुए, टोटल रेवेन्यू कितनी हुई। अगर रेवेन्यू ज्यादा है तो प्रॉफिट, रेवेन्यू कम हुआ है तो लॉस। उसके बाद आता है कैपिटल। देखो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैपिटल क्या होता है, फंड्स इन्वेस्टेड बाय ओनर या ओनर्स, ऑल्सो कॉल्ड ओनर्स इक्विटी। देखो ओनर होता है, सबसे पहले बिजनेस चालू कौन करेगा, बिजनेस चलाने वाला है ओनर, बिजनेस को बनाने वाला उसका ओनर। तो वो बिजनेस के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा वो सब कैपिटल है। बहुत सारे लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि फंड्स अगर लिखा है तो सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करेगा ओनर तो ही उसको कैपिटल बोलेंगे, ऐसा नहीं।
अगर ओनर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, मनी, तो भी वो कैपिटल है। अगर ओनर असेट इन्वेस्ट कर रहा है, मान लो उसके घर पे कोई फर्नीचर पड़ा हुआ है, वो बिजनेस में ले आया, ऑफिस में ले आया, वो भी एक कैपिटल का पार्ट है। अगर वो गुड्स इन्वेस्ट कर रहा है, मान लो जैसे कि आपका एक बिजनेस चल रहा है, आपने उस बिजनेस को बंद किया, नया बिजनेस शुरू किया, लेकिन पुराने बिजनेस के कोई प्रोडक्ट पड़े हुए जो आप वापस सेल करना चाहते हो, तो वो गुड्स री इन्वेस्ट हो गए, तो वो भी एक कैपिटल। यानी ओनर जो भी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, किसी भी फॉर्म में करो, मनी की फॉर्म में, गुड्स की फॉर्म में, असेट्स की फॉर्म में, वो सब क्या है, वो सब कैपिटल है। और इसको हम ओनर्स इक्विटी भी बोलते हैं। ज्यादातर ये जो वर्ड है ओनर्स इक्विटी, ये बाहर की कंट्रीज में ज्यादा चलता है। इंडिया में हम इसको कैपिटल ही बोलते हैं, और ओनर्स इक्विटी आपको अदर कंट्रीज में ये वर्ड मिलेगा। और यहाँ पे मैंने एक ओनर के साथ साथ एस भी लगाया, यानी ओनर्स। ओनर्स भी हो सकते हैं, जैसे सोल प्रोप्राइटर, यानी कि 11th क्लास के अंदर हम पढ़ते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी एक ही ओनर। लेकिन कभी कभी क्या हो सकता है कि पार्टनरशिप होती है, पार्टनरशिप के अंदर एक से ज्यादा ओनर होते हैं। जैसे कि कंपनी की हम बात करते हैं तो शेयर होल्डर्स होते हैं, वहां बहुत सारे ओनर्स बन जाते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होता है? ड्राइंग्स बिल्कुल कैपिटल का अपोजिट है। कैपिटल को हमने क्या डिस्कस किया था, जो ऑनर्स इक्विटी थी, यानी ओनर जो भी इन्वेस्ट कर रहा है, चाहे वो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, असेट इन्वेस्ट कर रहा है, गुड्स इन्वेस्ट कर रहा है, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। ड्राइंग्स हो जाता है इसका अपोजिट, कैश गुड्स विड्रॉन बाय द ओनर। जब बिजनेस से ओनर पैसा निकाल लेता है या फिर गुड्स निकाल लेता है अपने खुद के यूज के लिए, किसी भी पर्पज से, देखो अपने खुद के लिए वो कार लेके आए, अपने खुद के घर पे वो कोई एक्सपेंस कर रहा है, अपने बेटे के लिए वो कार खरीद रहा है या स्कूल की फीस दे रहा है, तो किसी भी पर्पज के लिए उसने अगर बिजनेस से पैसा या बिजनेस से गुड्स, या ये कह लो कि बिजनेस से कोई इकोनॉमिक वैल्यू को निकाल लिया है, तो उसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स। ये बिजनेस के लिए खर्चा होता है। गुड्स, गुड्स क्या होता है? रॉ मटेरियल परचेज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग और फिनिश्ड गुड्स परचेज्ड फॉर ट्रेड। देखो गुड्स, वैसे गुड्स का मतलब तो बिल्कुल क्लियर आपको पता ही होगा, गुड्स यानी कि प्रोडक्ट। यानी यहाँ पर हम बिजनेस के अंदर गुड्स उसको कंसिडर करते हैं, यहाँ तो वो रॉ मटेरियल हो जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए लेकर आए, या फिर वो फिनिश्ड गुड्स हो जिसको हम ट्रेड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप फर्नीचर बना रहे हो, तो आप क्या करोगे, वुड्स और टिम्बर खरीद के लाओगे, उसका फर्नीचर बनाओगे, फिर सेल करोगे। तो जो आप टिम्बर परचेज करके लाए वो आपके लिए क्या है, गुड्स है। या फिर आप डायरेक्ट बना बनाया फर्नीचर बेचते हो, आपका एक शोरूम है जहाँ पे सारा फर्नीचर रेडीमेड मिलता है, वो बनाता कोई और है, तो आपके लिए वो फिनिश्ड गुड्स आप ट्रेड के लिए लेकर आए हो, उसको भी हम गुड्स ही बोलेंगे। अच्छा, यहाँ पे दो वर्ड आए, दो वर्ड आप देख लो, ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग। कुछ होती है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, उनके पास फैक्ट्रीज है, वो मैन्युफैक्चर करते हैं, लेबर को यूज करते हैं। कुछ होता है ट्रेड, यानी जो एक्सचेंज करते हैं, वो प्रोडक्ट लेकर आए और बेच दिया, उसको हम बोलते हैं ट्रेडर। आजकल खैर ट्रेडर का मतलब बिल्कुल अलग हो गया है कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना, वो भी ट्रेडिंग का एक पार्ट है। लेकिन ट्रेड का मतलब होता है जब आप गुड्स बना बनाए लेकर आए उसे बेच दो, उसको बोलते हैं ट्रेड, व्यापार। नेक्स्ट आ गया अपना स्टॉक और इन्वेंटरी। देखो स्टॉक और इन्वेंटरी जो है वो इसी से रिलेटेड है। आप गुड्स परचेज करके लाए, चाहे आपने मैन्युफैक्चर किया या फिनिश्ड गुड्स लेकर आए, उसको आप सेल करोगे। सेल करने के बाद पीरियड जब हमारा एंड होगा, एंड ऑफ पीरियड, यानी अकाउंटिंग पीरियड जो हमारा एंड होगा, यानी 31 मार्च नॉर्मली, तब हमारे पास जो इन्वेंट्री बच गया अनसोल्ड गुड्स, यानी जो गुड्स, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो फिनिश्ड गुड्स हो, या किसी भी फॉर्म में गुड्स प्रोडक्ट हमारे पास पड़े हुए हैं, उसको हम स्टॉक या इन्वेंट्री बोलते हैं। कहाँ पड़े हुए हो? एंड ऑफ पीरियड, 31 मार्च को हमारे पास पड़े हुए हैं, बचे हुए हैं, उसको हम बाद में सेल करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देख लो, कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। देखो ये कोई अकाउंटिंग टर्म्स ऐसी ही नहीं है जो आपको बुक्स में मिलेगी, लेकिन इसको जानना जरूरी है कि बिजनेस के अंदर जो है सिर्फ कैश में ट्रांजेक्शन नहीं होता है, क्रेडिट में भी होता है। यानी कि आप किसी शॉप पे जाते हो या किसी शोरूम में गए, किसी मॉल में गए, तो नॉर्मली वहां पे कैश ट्रांजेक्शन होते हैं। लेकिन जो ज्यादातर बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं, या बड़े लेवल पे जो मैन्युफैक्चरर्स है वो होलसेलर को जब सेल करते हैं, तो ज्यादातर ट्रांजेक्शन क्रेडिट में होते हैं, यानी पैसा हैंड टू हैंड हमारे पास नहीं आता है, पैसा वो साइकिल पे चलता रहता है। अगर आपका किसी का बिजनेस है तो आप अच्छे से जानते होंगे कि कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्या होता है, और बिजनेस जो है वो पूरा क्रेडिट ट्रांजेक्शन पे टिका हुआ है। ये कैश में बहुत ही कम ट्रांजेक्शन होते हैं, वो कैश में साइकिल चलती है कि आज जो हमने बेचा उसका पैसा 6 महीने बाद आएगा, कल जो बेचा फिर बाद में आएगा, तो वो कैश आता रहेगा जाता रहेगा। तो यहाँ पर ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन और कैश ट्रांजेक्शन है। इससे बनते हैं हमारे परचेज और सेल। देखो नॉर्मली परचेज का मतलब क्या होता है? परचेज का मतलब होता है कि परचेज करना, खरीदना। लेकिन बिजनेस में हम हर चीज को परचेज नहीं बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ परचेज ऑफ गुड्स, रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स, जिसके अंदर आ गया जो हमने ऊपर डिस्कस किया था, परचेज ऑफ गुड्स को ही हमने परचेज कहा है। यहाँ पे हम असेट भी खरीदते हैं, बिल्डिंग भी खरीदेंगे,
यहाँ पर हम फर्नीचर भी खरीदेंगे, बिजनेस को इंफ्रास्ट्रक्चर भी लगाएंगे, इक्विपमेंट्स भी खरीदेंगे, लेकिन हर चीज हमारे लिए परचेज नहीं है। परचेज वही है जिसमें हमारा गुड्स का परचेज हो रहा है। सेल, अगेन सेल में भी उसी को लेना है जब हम गुड्स को सेल करते हैं। अब आपके पास कोई पुरानी बिल्डिंग पड़ी थी, आपने उसको बेच दिया, आपके पास लैंड कई प्रॉपर्टी थी, उसको बेच दिया, लेकिन वो बिजनेस के अंदर हम सेल कंसिडर नहीं करते अनलेस कि आपका बिजनेस ही यही है कि बिल्डिंग बेचना और प्रॉपर्टी प्लॉट बेचना। लेकिन अगर आपका बिजनेस किसी और का है, फर्नीचर कंप्यूटर किसी चीज का है, और अगर आप सेल कर रहे हो, तो वहां पर अगर आप असेट सेल कर रहे हो तो उसको हम सेल कंसिडर नहीं करेंगे, ओनली गुड्स। यानी कि आपने प्रोडक्ट बना के बेचा, या फिर आप सर्विसेज, देखो सेल ऑफ सर्विसेज भी होती है। बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं वो कोई प्रोडक्ट आपको नहीं दे रहे, जैसे लाइफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में आपको क्या मिल रहा है, कोई प्रोडक्ट मिल रहा है? नहीं। जैसे कोचिंग पे आप पढ़ने जा रहे हो, वहां पे कोई प्रोडक्ट मिल रहा है? नहीं। सेल के अंदर गुड्स और सर्विसेज दोनों आ सकते हैं, और वो जो है नॉर्मल बिजनेस की एक्टिविटी से रिलेटेड होने चाहिए, ऐसा नहीं कि बिल्डिंग फर्नीचर असेट्स को हम बेच रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डेटर्स। डेटर्स क्या होता है? पर्सन्स दैट ओ मनी टू द बिजनेस फॉर सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट। देखो, इससे पहले हमने डिस्कस किया कि कुछ क्रेडिट ट्रांजैक्शन होते हैं, कुछ कैश ट्रांजैक्शन होते हैं। क्रेडिट ट्रांजैक्शन जब आपको हैंड टू हैंड पैसा नहीं मिलता है। अब वो कह रहा है अपने बिजनेस क्यों लगाया, क्योंकि हम सेल करेंगे। सेल क्या करेंगे? गुड्स को सेल करेंगे या सर्विसेज को सेल करेंगे। तो जब इन चीजों को हम सेल करते हैं और हमें पैसा नहीं मिलता है उसी वक्त, तो हम उसे बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो उससे क्रिएट हो जाते हैं डेटर्स। होता क्या है, जब आप सेल कर रहे हो गुड्स को, क्रेडिट पे आपको पैसा नहीं मिला, तो जिनको आपने सेल किया, चाहे वो पर्सन थे, पर्सन का मतलब यहाँ पे इंडिविजुअल्स हो गए, जैसे कि मेरे जैसे, आप जैसे, या फिर वो कोई दूसरे बिजनेस थे, कोई यूनिट्स थे, ऑर्गेनाइजेशंस थे, तो उनको हम बोलेंगे डेटर। अब हम ये कंसिडर करेंगे कि डेटर का मतलब होता है उनसे पैसा लेना है, यानी हम उन्हें पैसा, हम उन्हें गुड्स बेच चुके हैं, अब उनसे पैसा हम लेंगे। फिर इसके बाद आ गया क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का मतलब जस्ट अपोजिट समझ लो, इसका डेटर्स का अपोजिट क्रेडिटर हो गया। क्या हो गया इसके अंदर? पर्सन टू हुम बिजनेस ओ मनी फॉर बाइंग गुड्स ऑन क्रेडिट, यानी कि वो लोग जिनसे हमने परचेज किया है, गुड्स को परचेज किया है, लेकिन हमने उन्हें पैसा नहीं दिया, तो वो हो गए हमारे लिए क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स के अंदर ये है कि क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है, हम ओ करते हैं। डेटर्स के अंदर ये है कि डेटर हमें पेमेंट करेंगे, वो ओ करते हैं, क्योंकि हमने उन्हें सेल किया था, तो वो ओ करते हैं, वो हो गए डेटर। और क्रेडिटर का मतलब हो गया कि जहां पर हम वो करते हैं, हमने परचेज किया, पैसा नहीं दिया, तो पैसा बाद में देना पड़ेगा, तो वो हमारे लिए हो गए क्रेडिटर्स। नेक्स्ट है फिक्स्ड असेट्स। फिक्स असेट, जैसे कि अपन ने पहले डिस्कस किया, बिजनेस के अंदर कुछ असेट्स होती, कुछ इकोनॉमिक रिसोर्स होते हैं जिनको यूज करके हम बिजनेस को चलाते हैं। तो उन असेट्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक तो हो गया हमारा फिक्स असेट्स, एक हो गया नॉर्मली करंट असेट्स। फिक्स असेट जो है वो नॉन करंट असेट्स का पार्ट है। अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम असेट्स का टॉपिक कंसिडर करेंगे। तो फिक्स असेट का मतलब यहाँ पे देखते हैं। फिक्स असेट्स क्या? असेट्स फॉर लॉन्ग टर्म यूज इन बिजनेस ऑपरेशन। बिजनेस को चलाने के लिए बहुत सारी असेट्स होती है। कुछ असेट्स का यूज हम शॉर्ट टर्म में करते हैं, कुछ का यूज हम लॉन्ग टर्म में करते हैं, यानी कि लंबे समय के लिए हमने उसको परचेज किया। अब जैसे आपने बिजनेस के लिए ऑफिस परचेज किया, तो ऑफिस ऐसा तो है नहीं कि आप 2-3 महीनों में चेंज करोगे। हाँ, कोई मजबूरी है चेंज करना, वो बात अलग है, लेकिन हमारा पर्पस क्या है कि लॉन्ग टर्म उसे हम यूज करें। तो जैसा क्या हो सकता है इसके अंदर? मशीनरी, यानी जो भी आपकी कोई फैक्ट्री है, प्लांट लगा हुआ है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, इनको हम नॉर्मली लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हैं, इसलिए हम इसे फिक्स असेट की कंसिडर, फिक्स असेट की कैटेगरी में रखते हैं। इसके बाद है करंट असेट। करंट असेट्स क्या होता है? असेट्स दैट आर रियलाइज्ड कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अकाउंटिंग पीरियड। अगेन अकाउंटिंग पीरियड आ गया, यानी जो 12 मंथ्स का हम अकाउंटिंग पीरियड लेते हैं फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, अगर उसके अंदर अंदर ये जो असेट्स है वो कैश में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसे हम बोलते हैं करंट असेट। अच्छा, जो डेटर है, डेटर से पैसा लेना है। अभी अपन ने डिस्कस किया कि डेटर को हमने क्या किया था? क्रेडिट पे प्रोडक्ट सेल किया, तो उनसे हम पैसा लेंगे। तो वो जो पैसा लेना, अगर वो विद इन अकाउंटिंग पीरियड आ जाता है, नॉर्मली आ ही जाता है, तो हम उसे करंट असेट कहते हैं। इसका मतलब ये है कि डेटर भी अपने आप में क्या है? करंट असेट है। इससे पहले हमने डिस्कस किया था स्टॉक। अब जैसे 31 मार्च आ गया, ईयर एंड हो गया, स्टॉक पड़ा हुआ है। अब स्टॉक ऐसा तो है नहीं कि अब नेक्स्ट 12 मंथ तक रखोगे या उससे ज्यादा पीरियड के लिए रखोगे। ऑफकोर्स आप उसे भी सेल करोगे विद इन 12 मंथ्स, यानी विद इन अकाउंटिंग पीरियड। तो स्टॉक भी हमारे लिए क्या है? करंट असेट है। इसके बाद दो पॉइंट्स आते हैं, कैश इन हैंड, कैश इन बैंक। हर बिजनेस का एक बैंक में अकाउंट तो हो गई होगा ऑफकोर्स, और हर बिजनेस को कैश की जरूरत पड़ेगी। तो बिजनेस के पास 31 मार्च को, याद रखना, ये कैश इन हैंड, कैश इन बैंक हम कब काउंट करते हैं या कब कंसिडर करते हैं? एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड।
यानी 31 मार्च को आपके पास कितना कैश पड़ा हुआ है बिजनेस के पास, बिजनेस के ऑफिस के पास, जितने भी ब्रांचेस है सबके पास, उसको हम बोलेंगे कैश इन हैंड हमारे पास है। दूसरा होता है कैश एट बैंक, यानी कि उसी दिन 31 मार्च को हमारे पास जो बिजनेस के नाम पे जो बैंक अकाउंट्स चल रहे हैं, एक चल रहा है या 10 चल रहे हैं, तो सब जगह कितना टोटल पैसा हमारे पास बिजनेस का रखा हुआ है उसको हम बोलते हैं कैश एट बैंक। और एक और टर्म हम यूज करते हैं कभी कभी, वो होता है चेक्स इन हैंड। देखो बहुत सारे ट्रांजेक्शन चेक्स में होते हैं, चेक हमें रिसीव होते हैं, है ना, तो हो सकता है कि वो चेक को हमने बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया हो और पहले ही वो एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड हो गया, 31 मार्च आ गई, तो उस दिन हमारे पास कैश के साथ साथ कुछ चेक भी पड़े हुए हैं, तो उसको हम बोलते हैं चेक इन हैंड। अब कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक्स इन हैंड, ये सब भी क्या है, करंट असेट, इसको रियलाइज करने की जरूरत ही नहीं। पहली बात तो ये विद इन अकाउंटिंग पीरियड रियलाइज हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी रियलाइज्ड है। रियलाइज होने का मतलब क्या है, रियलाइज होने का मतलब ये है कि पैसों में कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्टेड इनटू कैश, तो ये तो ऑलरेडी कैश है, बैंक में पड़ा वो भी कैश है, वो चेक पड़े वो भी कुछ 4-5 दिनों में वो भी कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ये भी हम करंट असेट्स की कैटेगरी में इसको भी हम रखते हैं, और डेटर्स को भी करंट असेट्स में रखते हैं, और इससे पहले अपन ने पढ़ा इन्वेंट्री स्टॉक, उसको भी हम करंट असेट ही मानते हैं। तो नंबर 21 अकाउंटिंग टर्म हमारे पास है अकाउंटिंग पीरियड। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि जब हम अकाउंट्स बनाते हैं वो किसी पीरियड के लिए बनाते हैं, यानी हमारा ईयर शुरू होगा, हमारा ईयर एंड होगा, और उसके बीच में हमारे जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसके लिए हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। टाइम स्पेन फॉर विच वी प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो यहाँ पर एक बात याद रखनी, थोड़ा प्रैक्टिकली मैं बताऊँ, बिजनेस चल रहा है, जैसे बहुत बड़ा बिजनेस है, फैक्ट्रीज लगी हुई है, वर्कर्स काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, सेलिंग हो रही है, मार्केटिंग हो रही है, अकाउंटिंग हो रही है, सब हो रहा है। तो जब हम अकाउंटिंग पीरियड की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिजनेस को रोक देंगे 31 मार्च को। 31 मार्च को ऐसा नहीं कि फैक्ट्री बंद हो जाएगी या ऑफिस बंद हो जाएंगे, हम सिर्फ अकाउंटिंग बैठ के करेंगे, ऐसा नहीं। ये हमारे अकाउंटिंग के लिए एक अकाउंटिंग पीरियड है, ये किसी बिजनेस एक्टिविटी के लिए नहीं है। बिजनेस एक्टिविटी तो कंटिन्यू चलेगी, वो 31 मार्च को भी सेल करेंगे, 1 अप्रैल को भी सेल करेंगे, आधी रात को भी सेल करेंगे, बहुत सारे ट्रक्स चलेंगे, ट्रांसपोर्ट में माल जा रहा है आ रहा है, वो सब एक्टिविटी होगी, यानी बिजनेस एक्टिविटी में कोई ब्रेक नहीं आता है। लेकिन हम ब्रेक, इमेजिनरी ब्रेक को हम यहाँ पे लगाते हैं, क्योंकि हमें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो एक ईयर वाइज हमें प्रिपेयर करने हैं, यानी 12 मंथ्स में कितनी इनकम हुई, 12 मंथ्स में कितने हमारे एक्सपेंडिचर हुए, फिर कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है, हम वो कैलकुलेट करते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए अकाउंटिंग पीरियड है, बिजनेस चलाने के लिए अकाउंटिंग पीरियड नहीं है। इसके बाद आ गया ऑपरेटिंग साइकिल। तो ऑपरेटिंग साइकिल जो है वो क्या है, टाइम बिटवीन एक्विजिशन ऑफ गुड्स एंड रियलाइजेशन ऑफ कैश। जैसा कि अपन ने पहले डिस्कस किया कि हम कभी कभी क्रेडिट पे भी सेटल करते हैं, और जितने बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स होते हैं उनका ट्रांजैक्शन ज्यादातर क्रेडिट में ही होता है। तो टाइम बिटवीन एक्विजिशन ऑफ गुड्स, तो सबसे पहले आप मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए क्या करोगे, रॉ मटेरियल खरीदोगे, तो जैसे ही आपने रॉ मटेरियल खरीदा तो तुरंत आप उसे बेच नहीं दोगे, बेचने में टाइम लगेगा। कैसे टाइम लगेगा, क्योंकि रॉ मटेरियल को आप लेकर आओगे, ट्रांसपोर्ट होगा, आने का टाइम, फिर आप उसको गोडाउन में रखोगे, गोडाउन में पता नहीं कितने दिन वो वहां रहेगा, फिर उसके बाद उसका प्रोडक्शन होगा, मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगी, फैक्ट्री में उसका प्रोसेस होगा, फैक्ट्री में प्रोसेस होने के बाद उसको आप सेल करोगे, सेल करते ही तुरंत पैसा आएगा नहीं, क्रेडिट सेल करोगे तो डेटर्स बनेंगे, डेटर्स बाद में आपको पैसा देंगे। तो जब पैसा आपके पास आ जाएगा तब वो हमारी ऑपरेटिंग साइकिल पूरी हो जाएगी। इससे रिलेटेड क्लास 12th में कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं, हालांकि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट वहां भी नहीं होता है। बस आपको याद रखना है कि एक साइकिल चल रहा है, गुड्स हमने परचेस किया, रॉ मटेरियल, उसको हमने प्रोडक्शन किया, उसको हमने स्टोर किया, इन्वेंट्री को रखा, उसको हमने ट्रांसपोर्ट किया, सेल किया, बेचा, और पैसा रियलाइज हो गया डेटर से, तो ये साइकिल पूरी हो गई, फिर से पैसा अपने पास आ गया, फिर से हम गुड्स खरीदेंगे, फिर से ये साइकिल चलेगी, इसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। नेक्स्ट है कुछ कॉमन एक्सपेंसेस की हम बात कर लेते हैं। कुछ एक्सपेंसेस इसमें से अलग अलग टर्म्स आपको दे रखी है बुक्स में, हम इनको एक साथ डिस्कस करेंगे। वेजेस, वेजेस क्या होता है, वेजेस का नॉर्मली मतलब होता है कि जब हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, फैक्ट्री के अंदर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, उन वर्कर्स को आप जो पेमेंट कर रहे हो उसको हम बोलते हैं वेजेस। सैलरी, सैलरी थोड़ा सा इससे अलग होता है। सैलरी जो होता है नॉर्मली वो हम एम्प्लॉइज को दे रहे हैं जो ऑफिस में बैठे हुए हैं, जो अकाउंटिंग कर रहे हैं, जो आपके कैशियर का काम कर रहा है, जो मार्केटिंग कर रहा है, जो आपकी डिजाइनिंग कर रहा है, एडवर्टीजमेंट कर रहा है, जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है या फिर ट्रांसपोर्ट को जो ऑपरेट कर रहा है, जो आपके क्या बोलते हैं सुपरवाइजर्स हैं, मैनेजर्स हैं, इनको हम सैलरी देते हैं, वेजेस हम देते हैं वर्कर्स को। दूसरा है हमारे पास कमीशन पेड, और कमीशन रिसीव्ड भी होता है, लेकिन वो इनकम में आ जाता है, हम एक्सपेंस की बात कर रहे हैं। कमीशन पेड, बहुत बार क्या होता है कि आपको किसी दूसरी कंपनी से जब डील करनी है तो बीच में किसी को कमीशन देना पड़ रहा है, तो कमीशन का खर्चा हो जाता है।
रेंट, अगर आपकी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, ऑफिस आपका नहीं है, तो रेंट आपका एक्सपेंस होगा। इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा सबका ही होता है, बिना इलेक्ट्रिसिटी के तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते। इंटरनेट, टेलीफोन हो गया, टेलीफोन का खर्चा, और आज के टाइम पे इंटरनेट का खर्चा, इक्विपमेंट्स का खर्चा। तो ये कुछ ऐसे नॉर्मल खर्चे हैं जिसको किए बिना बिजनेस आप नहीं चला सकते। एक बात आपको याद रखनी कि जब हम एक्सपेंस की बात कर रहे हैं तो हम ज़्यादातर एक्सपेंस उसको कंसिडर करते हैं जो बिजनेस की एक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं, यानी कि असेट्स को खरीदना हमारे लिए कोई एक्सपेंडिचर नहीं होता है। अच्छा, एक्सपेंडिचर के फिर इसमें कैटेगरीज हो जाती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसको हम कई अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, वरना ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो उसके अंदर हम ये डिस्कस करते हैं कि एक्सपेंडिचर जो होता है वो बिजनेस से नॉर्मल एक्टिविटी, यानी कि सैलरी, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, इंटरनेट, रेंट, ये नॉर्मल खर्चे, इन्हीं को हम एक्सपेंस कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट है डिस्काउंट। देखो, डिस्काउंट के दो टाइप्स हैं। एक तो डिस्काउंट का नेचर क्या है, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। इसको भी ब्रीफली समझ लेते हैं। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जब हम सेल्स को प्रमोट करते हैं, यानी कि आपने कहीं पे देखा होगा, आप किसी शोरूम में जा रहे हो, वहां लिखा हुआ है 30% ऑफ, 80% ऑफ, वो होता है ट्रेड डिस्काउंट। सेल को प्रमोट करने के लिए, कस्टमर को लाने के लिए जो हम डिस्काउंट दे रहे हैं वो ट्रेड डिस्काउंट होता है। ये एक सिर्फ एक इमेजिनरी डिस्काउंट होता है, इसकी कहीं पर भी अकाउंटिंग नहीं होगी। मतलब आपने बोला कि 1000 रुपए का प्रोडक्ट है, आज ये 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है, खरीद लो। कैश डिस्काउंट क्या होता है, जब कैश ट्रांजेक्शन, जब एक्चुअल परचेज सेल हो रहा है, तो पेमेंट हो रहा है, तब जाकर ये जो डिस्काउंट दिया जा रहा है उसको हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। इसी के अकाउंटिंग परस्पेक्टिव से दो पार्ट हो जाते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होता है, यानी जो डिस्काउंट हमें मिला, हमें कब डिस्काउंट मिलेगा, जब हम परचेस करने जाएंगे, जब हम गुड्स परचेस करेंगे तब हमें डिस्काउंट मिलेगा, वो डिस्काउंट रिसीव्ड है। डिस्काउंट अलाउड, यानी जो हमने डिस्काउंट दिया, तो हम कब डिस्काउंट देंगे, जब हम सेल करेंगे, जब हम प्रोडक्ट को परचेस करेंगे, तो डिस्काउंट रिसीव्ड होता है। नेक्स्ट है हमारे पास वाउचर्स। देखिए, वाउचर्स क्या होता है, वाउचर एक ऐसी टर्म है जो कोई असेट्स या लाइबिलिटी या गुड्स की तरह हमें दिखाई नहीं देगी, यानी हम उसको चेक नहीं कर सकते। ये बिजनेस के अंदर के कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं वाउचर। तो वाउचर जो होता है वो होता है रिटर्न डॉक्यूमेंट सर्व्स एज एन एविडेंस। देखो, किसी भी ट्रांजैक्शन का एक एविडेंस होना चाहिए। हम कहते हैं ना हर बार कि लिखा कहाँ हुआ है, तो कोई ट्रांजैक्शन बिजनेस में हुआ है तो वो कहाँ लिखा होगा, वो वाउचर पे लिखा होगा, वाउचर ही उसका एविडेंस है। वाउचर को हम दो कैटेगरी में रखते हैं, जैसे 11th में आप आगे पढ़ोगे तो आगे आप देखोगे कि हमारे पास कुछ आगे के चैप्टर्स में आएगा, अकाउंटिंग वाउचर एक होता है, एक होता है सोर्स वाउचर। सोर्स वाउचर बिल्कुल बेसिक वाउचर, जो बिल्कुल क्रूड हम कह सकते हैं कि एविडेंस है, जो रो एविडेंस है कि ट्रांजैक्शन हुआ कि नहीं हुआ। जैसे कोई रिसीट है ना, जैसे कोई चेक है, जैसे कोई हमारे पास बिल है, कोई इनवॉइस है, तो ट्रांजैक्शन एक्चुअली हुआ कि नहीं हुआ वो वेरीफाई करने के लिए होता है सोर्स वाउचर, और इसी के बेस पे हम बनाते हैं अकाउंटिंग वाउचर, जिसके अंदर डेबिट होता है, क्रेडिट होता है। एक डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर है, कैश वाउचर, नॉन कैश वाउचर, अगर आपने पढ़ा हो तो उसके अंदर ये आता है। तो हम वो आगे के चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। तो वाउचर का मतलब होता है रिटर्न डॉक्यूमेंट सर्व्स एज एन एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन। दूसरा होता है जर्नल। देखो, आपने वाउचर बना लिया, आपको पता चल गया ट्रांजैक्शन हो गया, तो उसको आप सबसे पहले कहाँ रिकॉर्ड करते हो, तो सबसे पहले जहां आप रिकॉर्ड करते हो उसे हम बोलते हैं जर्नल। तो जर्नल एंट्री के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो यहाँ पर है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, या प्राइमरी एंट्री भी इसे हम बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले यहीं पे हम एंट्री पास करते हैं। अकाउंटिंग का प्रोसेस भी हमारा जर्नल से ही शुरू होता है। इसके बाद आ गया लेजर। तो जैसा कि आपने डेफिनेशन मैंने डिस्कस की थी, डेफिनेशन के अंदर मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग के अंदर सबसे पहले होता है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्ड का मतलब हो गया ओरिजिनल एंट्री, प्राइमरी एंट्री जो हम जर्नल में करते हैं। फिर होता है हमारा लेजर। लेजर, इसी के बेसिस पे हम लेजर बनाते हैं। यानी नेक्स्ट स्टेप क्या आती है, क्लासिफिकेशन। हम क्या करते हैं, सारे अकाउंट्स को अलग अलग क्लासिफाई करते हैं। मशीन के सारे खर्चे एक साथ, फर्नीचर के सारे खर्चे एक साथ, या फिर कोई पर्सन है, राम है तो उसके सारे खर्चे एक साथ, श्याम है तो उसके सारे खर्चे एक साथ, विकास है तो उसके सारे खर्चे एक साथ। तो बुक ऑफ इंडिविजुअल अकाउंट्स एंड देयर बैलेंसेस, यानी इंडिविजुअल अकाउंट्स हमने बना लिए, इन सारे रिकॉर्ड को अलग अलग हमने अकाउंट में डिवाइड किया, और उनके फिर हम बैलेंस निकालते हैं। हम देखते हैं कि ईयर एंड पे देखते हैं कि अब हमारे पास कितनी मशीन है, कितने रुपए की मशीन है, हमारे पास कितने रुपए का फर्नीचर है, कितने रुपए का गुड्स है, राम का बैलेंस कितना आ रहा है, यानी राम को कितना पेमेंट करना है, विकास से कितना लेना है। तो वो सारे बैलेंसेस यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं लेजर में। इसी लेजर के बेसिस और इनके बैलेंसेस के बेसिस पे हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। नॉर्मली ईयर एंड पे बनता है, लेकिन इसको आप कभी भी बना सकते हो। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, एक स्टेटमेंट, ये कोई अकाउंट नहीं है, ना कोई बुक ऑफ रिकॉर्डिंग है, एक स्टेटमेंट है
दैट लिस्ट ऑल लेजर अकाउंट्स बैलेंस। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, लेजर के अंदर जितने भी बैलेंसेस आते हैं उन सब बैलेंसेस को लेकर के हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं सारे बैलेंसेस की, जैसे उसमें कुछ डेबिट होते हैं कुछ क्रेडिट होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबके बैलेंसेस बनाते हैं, वहाँ डेबिट और क्रेडिट मैच होना चाहिए। अगर मैच नहीं होता है तो हम एरर बताते हैं, वो कौन सी एरर होती है, उसके क्या नेचर है, वो आपके रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के चैप्टर में आता है। तो ट्रायल बैलेंस यहाँ पर हम बनाते हैं, नॉर्मली ईयर एंड पे बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे, यानी जो हमने अकाउंट्स की लिस्ट बनाई डेबिट क्रेडिट, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसी के बेसिस पे ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जिसके अंदर हम प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट, यानी फाइनली जो आपका प्रॉफिट हुआ वो आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये भी ईयर एंड पे बनता है। ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल और बैलेंस शीट, ये तीनों जो है वो समराइजिंग के पार्ट होते हैं। क्लासिफिकेशन के बाद आता है समराइजिंग, तो समराइजिंग के ये पार्ट होता है। लास्ट में हम बताते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या करती है, वो फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ डिफरेंस होता है। प्रॉफिट होना जरूरी नहीं कि आप फाइनेंशियल पोजीशन में बहुत अच्छे हो, और लॉस होने का मतलब भी ये नहीं कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन खराब है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है नॉर्मली आपके पास असेट्स कितनी है, आपके पास प्रॉपर्टी कितनी है, कैश कितना है, बैंक में कितना पैसा, वो सब। और उसके अलावा आगे लाइबिलिटीज, यानी लोगों को पे कितना करना है, लोन कितना पे करना है, क्रेडिटर्स को कितना पे करना है, और कैपिटल, यानी ओनर ने बिजनेस में कितना पैसा लगाया है, उसमें कुछ चेंज हुआ हो तो वो भी यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाता है। यानी फाइनली ईयर एंड पे 31 मार्च को कितनी असेट्स है, कितनी लाइबिलिटी है, कितना कैपिटल है, ये सब हम कहाँ देखते हैं, बैलेंस शीट के अंदर एज अ फाइनेंशियल पोजीशन। तो ये 30 टर्म्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए। अगर इन टर्म्स के अंदर आपको कुछ समझ में आया, कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो, या फिर आप इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।